So students, in the present section, we are going to study the first topic of our chapter respiration in plants, that is glycolysis. If you remember, previous section में मैंने आपको पूरी इसकी डिटेलिंग बताई थी कि रेस्पिरेशन होती क्या है एंड रेस्पिरेशन की टाइप्स क्या हैं, द एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन की हमने बात की थी. देन उसके बाद में हमने स्टेप्स की भी बात की थी कि अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की तो उसके देयर आर गोइंग टू बी 4 स्टेप्स, जिसमें नंबर 1 इज गोइंग टू बी ग्लाइकोलिसिस. वेदर मैंने ये आपको बताया था कि चाहे रिएक्शन एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, द वेरी फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस तो बैक्टीरिया से लेकर हायर प्लांट्स एंड देन अगेन द एनिमल्स, सभी के अंदर ग्लाइकोलिसिस तो होती ही है, राइट. सो इस सेक्शन में हम बात करेंगे प्योरली अबाउट ग्लाइकोलिसिस, विच इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, वेदर इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन फिर चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन है. तो हम पहले ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, इसके बाद हम बात कर लेंगे सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन की एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल प्रोसीड अहेड विद एरोबिक रेस्पिरेशन. सो जो ग्लाइकोलिसिस है, पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए है कि ग्लाइकोलिसिस जो है इसकी साइट क्या है. यानी हमको पता है कि ये जो पूरा स्टेप है कहाँ पर होगा, सेल के अंदर हो रही है रेस्पिरेशन, राइट. ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, या फिर ये क्या है, कॉमन स्टेप है, कॉमन स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. कौन सी वाली रेस्पिरेशन, बीइंग इट एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है. ये हम प्रीवियस सेक्शन में इतना कर चुके हैं. अगली चीज़ जो हमें यहाँ समझनी है, साइट भी मैं इसकी आपको प्रीवियस सेक्शन में बता चुकी हूँ कि सेल के अंदर अगर हम बात करें तो वी सी न्यूक्लियस एंड हियर इज द साइटोप्लाज्म, राइट. तो इस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस यहाँ हो रही है, राइट. ग्लाइकोलिसिस कहाँ देखने को मिलेगी, साइटोप्लाज्म में. ओके. नंबर 2, तो ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या हो गई, साइटोसोल बोल लीजिए या साइटोप्लाज्म बोल लो, ठीक है. अनदर पॉइंट, ये टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, द टाइप ऑफ रिएक्शन ये कैसा होगा, एनारोबिक रिएक्शन होगी, राइट. एनारोबिक रिएक्शन है, यानी इसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा. अनदर पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये 10 स्टेप्स की रिएक्शन है. इट इज अ 10 स्टेप रिएक्शन. अनदर पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं. What do we call it as EMP pathway. There were 3 scientists, Emden, Meyerhoff, Parnas pathway. Emden, Meyerhoff, Parnas pathway इसे हम कहते हैं, करेक्ट. तो EMP पाथवे से क्वेश्चन आए या ग्लाइकोलिसिस से, यू शुड नो, ठीक है. नेम्स हमें पता रहने चाहिए. ओके. सो इट इज अ 10 स्टेप रिएक्शन. सो फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हम एक ऑर्डर में ही इसको लर्न करेंगे. पूरी ये जो हमारी साइकिल है वी विल लर्न इट इन एन ऑर्डर, एंड इसीलिए मैंने इस रिएक्शन को पूरा एक ऑर्डर में पहले ही यहाँ पर नोट डाउन किया है, बिकॉज साथ के साथ अगर हम इसको लिखेंगे इट विल टेक मच मोर टाइम, ठीक है. सो बेटर इज कि हमने इसको पहले ही मैंने यहाँ नोट डाउन किया है. अब मैं इसको जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी आप वैसे समझते जाइएगा और अपनी नोटबुक में इसको काइंडली आपने नोट करना है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी है. ओके. सो पहली चीज़ यहाँ पर इस रिएक्शन में होगा क्या. अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूँ तो आपको पता है यहाँ ग्लूकोज टूटेगा और ग्लूकोज बनाएगा 2 मॉलिक्यूल किसके, पायरुविक एसिड के, करेक्ट. ये पिछली क्लास में भी मैं आपको बता चुकी. तो यू कैन सी यहाँ पर हमने लिया क्या है, वी हैव टेकन ग्लूकोज ओवर हियर, यू कैन सी ये रहा ग्लूकोज. और जब ये रिएक्शन खत्म होगी हियर, एट द एंड आपको मिल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स किसके, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं. वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि हमारी ये जो ग्लूकोज होती है ना, ये ग्लूकोज जो होती है, सॉरी, जो ग्लूकोज होती है इट इज अ 6 कार्बन का कंपाउंड, ओके. जबकि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहे हैं पायरुविक एसिड,
ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो यू कैन सी 6 कार्बन से हमको मिल क्या रहा है यहाँ पर, लेट मी राइट इट ओवर हियर, ये 6 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो कार्बन नंबर तो हमारा सॉर्टेड है। ओके तो ये सिंपल चीज पहले से आप याद करेंगे। अब हम इस 10 स्टेप की रिएक्शन को याद करेंगे। हर एक स्टेप पर देयर इज अ पर्टिकुलर एंजाइम जो कि काम कर रहा है। ओके सो हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमारा ये जो ग्लूकोज होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, राइट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, चेंज क्या है यहाँ पर, ये सिंपल ग्लूकोज था, इसमें एक फॉस्फेट जो है वो ऐड हुआ है, वो भी कौन से पोजीशन पे, ग्लूकोज की 6th पोजीशन पर एक फॉस्फेट ऐड हुआ है। फॉस्फेट आया कहाँ से, फॉस्फेट का सोर्स हमेशा जो होता है मोस्ट केसेस में वो एटीपी होता है, इसीलिए फॉस्फेट लिया गया किससे, एक एटीपी मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर एक एटीपी खर्च हो गई, जब खर्च हुई तो एडीपी के साथ में रिलीज हो गया फॉस्फेट, ये वही फॉस्फेट है जो जाके इसकी 6th पोजीशन पर बाइंड हो गया, ग्लूकोज की 6th पोजीशन पर जो बाइंड हो गया। तो इस पहली ही रिएक्शन में तो खर्चा हो गया, यानी फर्स्ट रिएक्शन में ही हमारी एक एटीपी यहाँ खर्च हुई है। करेक्ट, आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज अपने आइसोमर में चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा दैट इज आइसोमरेज एंजाइम। एंड एक और चीज, फर्स्ट रिएक्शन में अगर आप देखें जो एंजाइम यहाँ पर यूज हुआ है दैट इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सो का मतलब होता है 6, तो ये 6 कार्बन की शुगर को, ठीक है, फॉस्फोराइलेट करने वाला एंजाइम। काइनेज का मतलब होता है जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस करवाते हैं। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जिसमें एटीपी से फॉस्फेट निकलकर ऐड हो, ये रिएक्शंस होती है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस, जिसमें फॉस्फेट्स ऐड हो रहे हैं। ओके तो आप काइनेजेस जिधर भी पढ़ोगे ना, मतलब पक्का वहां पर फॉस्फेट ऐड हो रहा है एटीपी से। ओके एटीपी से फॉस्फेट निकल रहा है और वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस करवाते हैं काइनेजेस। तो फर्स्ट रिएक्शन में ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। नंबर 2 पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ एंजाइम यूज हुआ आइसोमरेज। यहाँ कुछ भी एटीपी का खर्च यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि 6th पोजीशन पर फॉस्फेट था, वो बस अपने आइसोमर में चेंज हुआ और फॉस्फेट अपनी जगह पर ही है, ना तो कुछ ऐड हुआ है ना ही कुछ कम हुआ है यहाँ पे, दैट इज वाई। तो यहाँ पर कुछ भी गेन या लॉस नहीं है। अगले स्टेप में देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये हमारा, ये अब चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। क्या चेंज आया, पहले सिर्फ फ्रक्टोज की 6th पोजीशन पर फॉस्फेट था, अब उसकी पहली पोजीशन पर भी फॉस्फेट आ गया है। तो ये पहली पोजीशन पर फॉस्फेट कहाँ से आएगा, फिर से हमको ज़रूरत पड़ेगी एक एटीपी मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर फिर से हो रही है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, यानी फिर से हमको काम में आएगा एक काइनेज। इस बार जो काइनेज है वो उसका नाम क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो आप याद रखना, जिधर भी आप काइनेज वर्ड पढ़ रहे हो ना, वहाँ पक्का फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन चल रही है, क्योंकि इन एंजाइम्स का काम ही यही है, फॉस्फेट्स ऐड करवाना। ओके तो ये एक फॉस्फेट इधर ऐड हुआ है, यानी फिर से एक एटीपी इधर खर्च हुआ है, एटीपी से एडीपी बना और साथ में निकल आया एक फॉस्फेट। ये वही फॉस्फेट है जो जाके इसकी पहली पोजीशन पर बाइंड हो गया, फ्रक्टोज की पहली पोजीशन पे बाइंड हो गया। अब ये बन चुका है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। करेक्ट, तो हमने अभी ये साइकिल का, यानी ये ग्लाइकोलिसिस का पहला हाफ है। अगर आप ध्यान से देखो ग्लाइकोलिसिस की इस रिएक्शन को, तो ये साइकिल जो है ये पहला हाफ यहाँ तक होता है, ठीक है। अब यहाँ से साइकिल आगे 2 में ऐसे डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से साइकिल का दूसरा हाफ शुरू होगा। गॉट इट। एक चीज और जो आपने याद रखनी है, साइकिल के पहले हाफ की अगर हम बात करें ना, तो पहले हाफ में हमारा खर्चा हो जाता है। फर्स्ट हाफ में क्या हो गया है, खर्चा देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ एटीपी खर्च होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने ये चीज याद सॉरी सो आपने ये चीज को याद रखना है यहाँ पर,
कि फर्स्ट हाफ है, दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, लेट मी, ओके, ये है यहाँ तक, ठीक है। ये वाले फेज में, ठीक है, एनर्जी जो है, ये फर्स्ट फेज कौन सा होता है, जहां ग्लूकोज से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है ना, ये है साइकिल का पहला हाफ, ओके। और इस पहले हाफ में, जस्ट अ मिनट, इस पहले हाफ में एटीपी कंज्यूम होते हैं, इधर एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं। डन। तो पहले हाफ में आपको खर्च देखने को मिलता है। डन, इतना याद कीजिए साथ साथ। तो पहले क्या बना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। नया फॉस्फेट कहाँ ऐड हुआ, फर्स्ट रिएक्शन में, और आई मीन टू से फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कहाँ हुई, पहले स्टेप पर हुई, और उसके बाद आपको कहाँ देखने को मिली है, तीसरे स्टेप पर। यहाँ पर आपको एटीपी खर्च होते हुए देखा है आपने, ठीक है, तो आपने याद रखना है। एंड एंजाइम्स की अगर हम अलग से बात करें, पहली रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज, उसके बाद जिसमें कि ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम जो यूज हुआ उसका नाम है आइसोमरेज। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। एंजाइम कौन सा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेजेस कौन से होते हैं, जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस करवाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, काइंडली इसको अगर आप साथ साथ लिखते चलेंगे आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो यहाँ से आगे अब समझते हैं, जो कि साइकिल का दूसरा हाफ है हमारा। पहले हाफ में आपने खर्च होते हुए देखा है, अगले हाफ में अब हमको यहाँ पर अर्निंग होगी, यहाँ अब हमको एटीपीज मिलेंगे, यहाँ हमको NADH2 जिसको मैं चेक के फॉर्म में बोलती हूँ, अब हमको वो भी ऑब्टेन होंगे। ओके, सो लेट अस सी यहाँ पर किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है। तो आगे की यहाँ की बात करें तो ये जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, हियर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट आगे क्या बनाता है, इट मेक्स टू थिंग्स ओवर हियर। अनदर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि अगर मैं बोलूँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन ये भी कितना है, ये भी है हमारा, ये भी 6 कार्बन का है, ये भी अभी 6 कार्बन का है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट अभी 6 कार्बन का ही है। यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट्स बनाएगी 3-3 कार्बन के। दो प्रोडक्ट कौन से कार्बन के, 3-3 कार्बन के। तो कार्बन नंबर अगेन हमारा सॉर्टेड है, ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। सॉरी, सो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस ने 6 कार्बन था, स्प्लिट होके 3-3 कार्बन के दो सब्सटेंसेस बनाए, दो कंपाउंड्स बनाए। तो वो कंपाउंड के नाम क्या है, आप इसको याद करोगे अब अच्छे से। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज DHAP एंड PGAL, फुल फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। DHAP का नाम क्या है, मतलब क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दूसरी तरफ ये बना रहा है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या PGAL, ओके, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी लिख सकते हैं इसको, कई जगह ये लिखा होता है। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो यहाँ पर दो सब्सटेंसेस, दो केमिकल्स, जो कंपाउंड जो है यहाँ पर बने हैं। अगली चीज जो अब तुमने यहाँ याद करनी है, एक तो ये 3-3 कार्बन के हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि ये जो DHAP होता है ना, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का आइसोमर ही है, यानी ये इसी में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से समझिए इस स्टेप को। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ने डिवाइड होके एक तरफ बनाया क्या, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक वो खुद बना रहा है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, राइट। और मैं बोल रही हूँ कि जो DHAP है इसने भी आगे चल के फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ही बना देना है, क्योंकि ये इसका आइसोमर है। तो इसका आइसोमर है, तो यहाँ जो एंजाइम यूज होता है दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। इसकी प्रेजेंस में ये जो DHAP है ये आगे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ही बना देगा। तो एक फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड तो हमारे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ने बनाकर ही दिया था। दूसरा DHAP क्योंकि इसी का आइसोमर है, इसने भी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना दिया यहाँ पर। आपने याद रखना है, अब आगे जो रिएक्शन है
इधर भी जो सेम चलेगी और इस तरफ भी सेम चलेगी। वाई? क्योंकि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये बना कर देगा बाय बीइंग इट्स आइसोमर। तो आपने याद रखना आगे जो साइकिल है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ऑनवर्ड्स जो यहाँ चल रही है सेम यहाँ चल रही है। तो मैंने दोबारा नहीं लिखी है, मैंने लिखा है सेम स्टेप्स। ओके तो आप इस चीज को समझिए यहाँ पर कि यहाँ से साइकिल में अब चेंज आ गया, दो में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, तो वन अदर थिंग, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ने DHAP एंड PGL बनाया है एल्डोलेज की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? एल्डोलेज की प्रेजेंस में। एंड DHAP अपने आइसोमर PGAL में किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ है? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज की फॉर्म में। यहाँ तक ये है, 5th स्टेप है हमारी रिएक्शन का। ओके आगे देखेंगे अगर हम यहाँ पर, मैं अगर रिवाइज कराऊँ अभी आपको ये चीज़ इतनी, तो अभी देखो स्टार्टिंग से क्या हुआ है, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक ATP खर्च हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ अपने आइसोमर में, ना गेन ना लॉस ऑफ ATP। अगले स्टेप में ये कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, एक ATP यहाँ खर्च हुआ एंड यहाँ से साइकिल ने लिया मोड एंड फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ने 2-3 कार्बन के कंपाउंड्स बनाए DHAP एंड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में? एल्डोलेज की प्रेजेंस में, एल्डोलेज। ओके एंड DHAP इसी का आइसोमर है, PGAL का आइसोमर है, तो किसकी प्रेजेंस में आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। तो इसने यही बना देना है, मैंने यहाँ लिख दिया कि इसने भी PGAL यहाँ बना दिया। ओके एंड यहाँ पर एक PGAL तो हमारे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ने बनाया ही था। तो जरा आप ध्यान से देखो, साइकिल जो यहाँ चलेगी सेम स्टेप यहाँ चलेंगे। तो अब दूसरे हाफ में मैंने क्या बोला, अब हमको ATPs ऑब्टेन होंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, अगर एक ATP इस तरफ मिलेगा, याद रखेंगे इधर भी साथ में एक ATP मिलेगा आपको। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट। हम इंटू 2 भी कर सकते हैं, तो इंटू 2 इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज साइकिल इज प्रोसीडिंग सेम, या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दोनों तरफ सेम लिख सकते हो। तो एट द एंड यू विल सी एक पायरुविक एसिड यहाँ मिल जाएगा, एक पायरुविक एसिड यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि साइकिल सेम प्रोसीड हो रही है। एज पर यू इंटू 2 करते चलो यहाँ पर, या दोनों जगह लिख के भी कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम आगे की रिएक्शन देखते हैं इधर। सो ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये आगे किस में कन्वर्ट हो गया है? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पर अब जरा आप ध्यान दीजिए, ये है एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड, राइट। एंड 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में अगर ध्यान से देखो तो इसमें एसिड है, दिस इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ आप देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। व्हाट आर वी लुकिंग एट हियर? आप देख रहे हो यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। ये एक छोटा सा की पॉइंट है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हुए आपको नजर आए वहाँ आपको एक NADH2 एक चेक ऑब्टेन हो जाता है। इस स्टेप पे आपको अब एक चेक ऑब्टेन हो गया। मैं इसको चेक सिर्फ, डोंट थिंक ये चेक्स होते हैं, चेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनसे काफ़ी ATPs मिलते हैं। ओके और इंस्टेंट नहीं मिलते हैं, लेटर ऑन मिलेगी अभी। ओके सो समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? एक NADH2 मिला। मैंने बोला साइकिल सेम प्रोसीड कर रहा है, तो यहाँ पर जो PGAL है यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये भी बनाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड अगेन एक NADH2 आपको इस तरफ भी ऑब्टेन होगा। यानी अब तक आपने 2 NADH2s इकट्ठा किए हैं, करेक्ट? 2 ही होंगे, आगे अब और नहीं होंगे। तो रिमेंबर ग्लाइकोलिसिस में अभी तक का अगर हम खर्चा देखें, ऊपर वाले फर्स्ट हाफ में 2 ATPs हमारे खर्च हुए हैं और अभी हमने 2 चेक, सिर्फ समझने के लिए बोल रही हूँ मैं ये चीज़, हमने 2 NADH2s अर्न किए हैं, कमाए हैं। आगे देखते हैं, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है। आगे अब क्या होगा? ये फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट निकल जाएगा और वो जो फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट निकला है वो पकड़ेगा कौन? ये जो हमारा 1 सेकेंड, ये जो हमारा ADP है ना, इसने ये फॉस्फेट पकड़ लिया। ये जो पहली स्टेप से फर्स्ट वाली पोजीशन से फॉस्फेट निकला, ADP ने कैच किया और क्या बना दिया? ATP बना दिया। यहाँ से अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड की पहली पोजीशन से फॉस्फेट निकल गया।
किसने लिया वो फॉस्फेट? एटीपी ने, एंड एटीपी बना दिया, तो हमने एक एटीपी अर्न किया। एंड इस सब्सटेंस का क्या हुआ, इस कंपाउंड का क्या हुआ? फर्स्ट पोजीशन से चला गया, तो पीछे क्या बचा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बाइफॉस्फो नहीं है, एक ही है, तो इसलिए नाम हो गया अब इसका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। करेक्ट? सो मैं अब जरा एंजाइम्स भी बता दूं। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। हमने क्या अर्न किया, मैंने आपको बता दिया। एंजाइम कौन सा है? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। आप ना इससे याद करना, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ना, मैंने बोला था इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी बोलते हैं, ठीक है? तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोल लो, चाहे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बोल लो। आगे डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम आप यूज कर रहे हैं, ये एंजाइम यहाँ यूज हो रहा है, तब ये रिएक्शन कैटेलाइज हुई। अगले स्टेप में जब यहाँ पर फॉस्फेट निकल रहा है, यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम फॉस्फोफ्रक्टोम्यूटेज, ठीक है? ये एंजाइम जो है, आई एम सॉरी, फॉस्फोफ्रक्टो नहीं आएगा, फॉस्फोग्लिसरेट, ओके? So let me correct it over here. ठीक है? Here we have is phosphoglycerate mutase. My bad. This is phosphoglycerate mutase. Here this is phosphoglycerate. चलिए, so इस रिएक्शन को कैटेलाइज किसने किया? फॉस्फोग्लिसरेट, इधर म्यूटेज, ठीक है? यहाँ पर म्यूटेज है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अगले वाले स्टेप में देखो, 3 सेम स्टेप इधर भी चल रहा है, यानी अगर तुम्हें यहाँ एक एटीपी मिला है ना, सेम 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में यहाँ भी चेंज हुआ, और एक एटीपी आपको इस तरफ भी ऑब्टेन हुआ है। तो आपने अभी तक 2 एटीपीज और अर्न कर लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ सिर्फ फॉस्फेट ने अपनी जगह बदली है, 3rd पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन पर आ गया है, दैट्स ऑल। रीअरेंजमेंट हुई है बस यहाँ पर। तो इधर एंजाइम कौन सा यूज हुआ? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज इज द एंजाइम, ठीक है? सेम रीअरेंजमेंट स्टेप इधर भी देखने को मिला होगा हमको, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव इज, ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो गया अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। किसमें चेंज हुआ? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। कैन यू सी यहाँ इनॉल ऐड हुआ है? इनॉल से याद रखेंगे आप, जो एंजाइम है इज इनोलेज। एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पर? इनोलेज इज द एंजाइम जो इधर यूज हुआ। द लास्ट स्टेप, दिस इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो यहाँ इसके पास भी फॉस्फेट है, ये अपने फॉस्फेट को लूज कर देगा, त्याग देगा। वो फॉस्फेट कौन कैच करेगा? एडीपी ने कैच किया और बना दिया एक और एटीपी। एंड ये जो सब्सटेंस था, ये कंपाउंड था, ये किस में चेंज हो गया? ये चेंज हो गया पाइरुविक एसिड में। डन। सेम चीज आपको इस स्टेप पे भी मिलेगी, तो लास्ट में एक पाइरुविक एसिड इस तरफ ऑब्टेन हो गया। अगेन मैंने बोला चाहे इंटू 2 कर दीजिए, चाहे दोनों तरफ सेम लिख लीजिए, जैसे आपको समझ में आए। तो आपको एटीपी इस स्टेप पे भी ऑब्टेन हो रहा है, तो अगर यहाँ ऑब्टेन हुआ, इधर भी सेम ही चल रही है, तो एक एटीपी तुमको इधर भी ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपने याद रखना है। डन। तो अब आपने यहाँ पर इस चीज को अच्छे से जरा आप समझिए इधर कि हमने कैसे याद किया है। सबसे फर्स्ट, आई नो सेकेंड हाफ में दिक्कत होती है थोड़ी सी, बट आराम से याद कीजिए, करिए तो आपको हो जाएगी। तो अब स्टार्टिंग वाला फेज आपको बहुत इजी लगेगा, राइट? सबसे फर्स्ट क्या हुआ था? ग्लूकोज चेंज्ड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर आगे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। पहले और तीसरे स्टेप पे तुम्हारा एटीपी खर्च हुआ है, पहले और तीसरे पे खर्च हुआ है, राइट? एंजाइम्स में अलग से लेती हूँ, ठीक है? देन फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट 6 कार्बन की थी, इसने 3 कार्बन की 2 कंपाउंड्स बनाए। एक बनाया क्या? DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरी तरफ क्या बनाया? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है? DHAP क्या है? वो भी आइसोमर ही है, उसने भी आगे चल के फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ही बनाना है। तो अंडरस्टैंड, 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हो गए। एक तो वो जो इसने फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट ने खुद बनाया, दूसरा जो DHAP आइसोमर बनाएगा अपना ये वाला।
आगे की साइकिल दो जगह सेम प्रोसीड होगी। तो सेम में आपने देखा क्या, फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड अपने फंक्शनल ग्रुप बदलेगा, यानी कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ इधर हमें क्या मिला, ऑब्टेन हुआ, एक NaDH2 का मॉलिक्यूल हमको इधर ऑब्टेन हो गया। ठीक है, देन 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है आगे ये किस में कन्वर्ट हुआ है, इसकी अगर हम बात करें, ये कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3 से फर्स्ट से गया, अब सिर्फ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचा, वो फॉस्फेट लिया ADP ने और बना दिया ATP। आगे चलेंगे, सिर्फ फॉस्फेट अपनी पोजीशन बदल रहा है, थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आ गया, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। फिर अगला फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। एंड लास्ट यहाँ ये भी अपना फॉस्फेट लूज करेगा, ADP में ऐड होगा वो फॉस्फेट और ATP बन जाएगा, एंड फाइनली वी विल गेट पायरुविक एसिड। ठीक है, सिमिलर स्टेप्स आर गोइंग ऑन हियर, तो यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पर आप ज़रा देखिए हमारा खर्च कितना हुआ था। फर्स्ट फेज में हमारे 2 ATPs यहाँ कंज्यूम हुए थे, कितने ATPs, ठीक है, ATP कितना खर्च हुआ है इधर, 2 ATP लॉस हुआ है हमारा, 2 ATPs इधर खर्च हुए हैं। ठीक है, हम पहले ही देख लेते हैं यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर आपको NaDH2 कितने ऑब्टेन हुए हैं। ठीक है, NaDH2 यू विल सी एक यहाँ मिला है, सेम स्टेप इधर जा रहे हैं, एक NaDH2 इधर ऑब्टेन हुआ है, तो वी हैव रिसीव्ड 2 NaDH2 मॉलिक्यूल्स हमको यहाँ पर भी ऑब्टेन हो गए। ठीक है, ये हमको जो मिले हैं 2 NaDH2 हमको ऑब्टेन हो गए। देन ATP देखते हैं कितने मिले हमें, एक इस स्टेप पर ATP मिला है, दैट मीन्स एक इस तरफ भी मिलेगा 2, देन एक यहाँ पर ऑब्टेन हुआ और एक इस तरफ भी ऑब्टेन होगा, बिकॉज सेम स्टेप्स। तो ATP टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 ATP। तो हमने कमाया क्या है, हमने कमाए हैं 2 NaDH2 और कमाए हैं 4 ATP। ओके, और ऊपर खर्चा कितना हुआ था, 2 ATP का हुआ था। तो एट द एंड हम इस कैलकुलेशन को भी करेंगे। तो अब जरा आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये 10 स्टेप की रिएक्शन है। ये रही पहली स्टेप जहां हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज यूज्ड, सेकंड स्टेप आइसोमरेज एंड दिस इज द कन्वर्जन, थर्ड स्टेप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड दिस इज द कन्वर्जन अकरिंग, फोर्थ स्टेप वेयर एल्डोलेज इज यूजिंग एंड 2 में बंट गई यहाँ, फिफ्थ स्टेप जब ये अपने DHAP अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ, सिक्स्थ स्टेप जब एल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, सेवेंथ स्टेप जब फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट हटा और बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एट्थ स्टेप 3 से 2 पोजीशन पे आ गया फॉस्फेट, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, नाइन्थ स्टेप जब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, 10th स्टेप व्हेन फॉस्फोइनोल पायरुवेट से एक और ATP बना हमारा, और यहाँ एंड में फाइनली 10वें स्टेप में आपको ऑब्टेन हो गई पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। ओके, सो बोथ साइड्स पे एक एक मिल रहा है, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स हमें ऑब्टेन हुए हैं यहाँ पे। डन, तो दिस इज योर ग्लाइकोलिसिस, 10 स्टेप्स की रिएक्शन है ये। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ याद करने हैं, वो है लिखते हैं यहाँ पर। ग्लाइकोलिसिस में देयर आर 3 स्टेप्स हैं, एक सेकेंड, देयर आर 3 स्टेप्स विच आर इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं हो सकते, वो है रिएक्शन नंबर, याद करोगे आप 1 3 एंड 10। ये रिएक्शंस इरिवर्सिबल हैं। 1 कौन सी थी, जहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ, ठीक है, एंड अगर 3 वाली की बात करें तो थर्ड वाज योर दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनाया। 10th कौन सी थी, जहां पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने क्या बनाया था, लास्ट स्टेप पे पायरुविक एसिड बनाया था। रिवर्सिबल स्टेप्स रिमेनिंग ऑल, बाकी सब रिवर्सिबल है, रिमेनिंग ऑल रिवर्सिबल। ATP यूज कहाँ पर हुआ, खर्च कहाँ पर हुआ, जरा आप इसको देख के बताइए। तो ATP का खर्चा हमने यहाँ देखा था ना, पहले स्टेप पर खर्चा, तीसरे स्टेप पर खर्चा, राइट। सो वी विल राइट इट ओवर हियर। ATP यूज कहाँ हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पे ATP यूज हुआ है। ATP बनता हुआ कहाँ दिख रहा है, ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ATP बनता हुआ कहाँ देखा है आपने, एक सेकेंड, ATP बनता हुआ आप देख रहे हो 7th स्टेप पर और
ये रहा तुम्हारा 10th स्टेप, ठीक है। और 7th और 10th, लेट मी राइट इट ओवर, ठीक है। तो एटीपी, हाँ जी, एटीपी फॉर्म कहाँ हुआ, 7 और 10 स्टेप। अब ये 7th और 10th स्टेप जहाँ आपको ग्लाइकोलिसिस के 7वें और 10वें स्टेप पे जहाँ तुमको एटीपी बनते हुए दिखती है, इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेट अस सी 7वां स्टेप कौन सा था, जहाँ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इसको अच्छे से याद करना है आपने, स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर। आपको ये रिएक्शंस पूछी जाती है नीट के एग्जाम में, ओके। सो देखते हैं जरा यहाँ पर क्यों बोलते हैं इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है ना, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये एक सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट ने अपना खुद का ही फॉस्फेट दे दिया है एडीपी को और एटीपी बनाया। तो जहाँ पर कोई सबस्ट्रेट अपना खुद का ही फॉस्फेट तोड़ दे, ब्रेक करके एडीपी को दे दे एंड एटीपी बना दे, इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइट। नहीं तो एटीपी बनता कैसे है, अदरवाइज एटीपी कैसे बनेगा, या तो लाइट की प्रेजेंस में बनता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको हम बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में पढ़ा था हमने, राइट। एटीपी बनने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका इज लाइट की प्रेजेंस में यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि अभी आप आगे पढ़ोगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से एटीपी बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और तीसरा ये तरीका है एटीपी बनाने का, जहां पर कोई सबस्ट्रेट अपना खुद का ही फॉस्फेट त्याग दे, ब्रेक करके एडीपी को दे दे और एटीपी बना दे। तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट फर्स्ट पोजीशन का उतार कर उसने दे दिया एंड क्या बन जाएगा, एटीपी मिल रहा है। 10th पर भी देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसने अपना खुद का ही तो फॉस्फेट दिया है यहाँ पे। तो जहाँ कोई सबस्ट्रेट अपना खुद का ही फॉस्फेट दे दे, वो सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। तो ग्लाइकोलिसिस में आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिल रही है एट 7th स्टेप विच इज दिस एंड द 10th स्टेप विच इज दिस। आपको रिएक्शन याद करनी है, ओके, यू हैव टू लर्न द रिएक्शन। तभी मैंने लिखा है एटीपी बना कहाँ है और बन किससे रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेट मी राइट इट ओवर हियर। क्या होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, व्हेन अ सबस्ट्रेट ब्रेक्स, क्या ब्रेक करेगा, इट्स फॉस्फेट एंड एड इट टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी is called as substrate level phosphorylation. Got it? इसी को substrate level phosphorylation कहते हैं। तो ये steps आपने जो है याद रखना है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज यहाँ ऐड कर लें, let us add NADH2 वहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। NADH2 बोल लो एसिमिलेटरी पावर, या हम बोल सकते हैं इसको रिडॉक्स इक्विवेलेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। NADH2s अगर हम देखें ये कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, ये बन रहा है नंबर 6th स्टेप पे, राइट। ये भी आप लिख सकते हो, दिस इज एट 6th स्टेप, ठीक है। इस तरीके से अब हम बस इसका कैलकुलेशन करें ग्लाइकोलिसिस का, वील डू द कैलकुलेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या क्या अर्न किया है ना, या तो बात हो रही है एटीपी, ठीक है, या फिर NADH2। चलिए, सो एटीपी की अगर हम बात करें, एटीपी हमको टोटल ऑब्टेन कितने हुए थे, वी रिसीव्ड टोटल ऑफ 4 ATPs हमको ऑब्टेन हुए थे। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 4 ATPs कहाँ, ATPs कहाँ, 1 2 सेम स्टेप से 3 एंड 4, 4 ऑब्टेन हो गए। हाँ जी, 4 ATPs, NADH2 कितने ऑब्टेन हो रहे हैं, 2, ठीक है। वी रिसीव्ड 2 NADH2s। अब हमारे ATPs खर्च भी हुए थे, तो मैं माइनस करूंगी यहाँ पर 2 ATP। खर्चा तो आपको याद ही है, पहले ही हाफ में हमने एटीपी का लॉस देखा था, पहले और तीसरे स्टेप पर। तो 4 में से 2 हम माइनस करेंगे
तो नेट एटीपी गेन कितना है, 2 ATPs, ठीक है, एंड 2 NADH2 आपको यहाँ ऑब्टेन हो रहे हैं। इस चीज़ को ज़रा समझो, कमाए आपने 4 हैं पर उसमें से 2 हमने माइनस करने हैं क्योंकि खर्चा भी तो हुआ है, करेक्ट है ना। अगर आपके पास 20 रुपीज़ हैं और आपने 10 रुपये खर्च कर दिए हैं, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू माइनस इट, कि आपके पास 10 रुपये ही बचे हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड, ऑब्टेन 4 होते हैं बट वील माइनस 2 क्योंकि 2 का खर्च भी हुआ है, तो नेट कितना बचा है हमारे पास, 2 ATPs। अगला मैंने बोला, मैं कैसे समझाती हूँ NADH2 की, इट इज़ लाइक अ चेक। तो कितने चेक मिले हैं, 2 NADH2 मिले हैं। इसको अब आप याद कीजिए, यहाँ पर ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब व्हाट इज द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इज, एक NADH2, एक चेक कह लीजिए, आपको 3 ATPs देगा। एक चेक हमको कितने ATPs देता है, 3 ATPs प्रोवाइड करेगा। चेक कितने हैं, 2 है ना, तो इंटू 3 अगर मैं कर दूंगी, 2 इंटू 3, 6 ATPs हमको इन चेक्स से ऑब्टेन हो जाएंगे, पर अभी नहीं मिलेंगे, लास्ट स्टेप पर मिलेंगे, करेक्ट। सो अंडरस्टैंड कीजिए, तो अगर हम टोटल करें ग्लाइकोलिसिस से आपको सीधे सीधे कितने ATP मिल गए, 2 ATP। चेक आपने अभी इन कैश नहीं किया, अभी नहीं मिलेंगे आपको ये ATP, ये एंड में मिलेंगे, राइट। सो अगर मैं टोटल ATP गेन देखूं यहाँ पर, तो 2 ATPs प्लस ये 6 ATPs, टोटल ATP गेन हमारा कितना होने वाला है ग्लाइकोलिसिस से, 8 ATPs हम यहाँ से कमाएंगे। We will earn 8 ATPs from glycolysis। तो अब आपने इधर ये भी याद रखना है, ये जो 2 ATP गेन होता है ना जो सीधे, इसको हम बोलते हैं नेट गेन। दिस इज द नेट गेन। सीधा आपको फायदा 2 ATPs का हो गया। ग्रॉस गेन, जो अभी टोटल ATP गेन होगा, ग्रॉस गेन होता है आपको 8 ATPs का। आया समझ में। तो ATP को इज लाइक खुले पैसे, तो आपको ग्लाइकोलिसिस में खुले पैसे यानी कॉइन्स कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। चेक अभी 2 हैं मिले आपको, पर इनसे ATP आपको अभी नहीं मिलेगा, एंड में मिलेगा। तो एंड में टोटल गेन कितना होगा, ग्रॉस गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज ऑफ 8 ATPs, बट नेट गेन सीधे कितना आपको फायदा हुआ है, 2 ATPs का। तो जैसे क्वेश्चन आएगा आपको वैसे आंसर टिक करना है, आंसर करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट ग्लाइकोलिसिस। काइंडली इस पूरी जो हमने 10 स्टेप्ड ये जो रिएक्शन है, इसको अगर आप एक बार मेहनत कर लेंगे, प्रॉपर इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे समझ के, उसके बाद पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद दोबारा से खुद एक बार उसको पूरा नोट डाउन करोगे, पहले सारे द रिएक्शंस देन उनके एंजाइम्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेप्स लिख लो, कौन से रिवर्सिबल तो सारे ही हैं, इरिवर्सिबल 1 3 10, ATP कंज्यूम कहाँ हुआ, ATP यूज कहाँ पर हुआ है। तो ऑल द स्टेप्स इफ यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, आपको बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। डन। सो एंड एट द एंड आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, एंड यस दिस फ्रॉम दिस सेक्शन एज वेल क्वेश्चंस डू कम। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद, हम फर्दर जो स्टेप्स हैं ऑफ द रिएक्शन उसके साथ प्रोसीड करेंगे।